कहानी की शुरुआत जमीन से सैकड़ों मील ऊपर खला में मौजूद एक खुफिया और जदीद तरीन खलाई स्टेशन एथीना 1 से होती है। लेकिन उस वक्त वहां कोई साइंसी तहकीक नहीं हो रही, बल्कि वहां मौत का रक्स जारी है। स्टेशन का पूरा कंट्रोल रूम तबाह हो चुका है। हर तरफ खतरनाक सुर्ख रोशनियां टिमटमा रही हैं और सायरन की चीखती हुई आवाजें दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। मिशन कंट्रोल नीचे जमीन से मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से सिर्फ खामोशी और सनसनाहट मिल रही है। अचानक डॉक्टर एटेकन्स की हाँपती हुई आवाज सुनाई देती है। वो शदीद खौफजदा है और बताती है कि खलाई स्टेशन पर क्या जाने वाला एक खुफिया तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। स्टेशन का पूरा अमला मारा जा चुका है और अब वो खुद को बचाने के लिए फरार होने वाले कैप्सूल की तरफ भाग रही है। लेकिन जमीन पर बैठे हुए उसके मालिकान को उसकी जान की कोई परवाह नहीं है। वो उसे साफ अल्फाज में हुक्म देते हैं कि वो कैप्सूल में बैठने से पहले लेबॉर्ट्री में जाए और वहां मौजूद उन कैप्सूलों को हर हाल में महफूज करे जिनमें वो तजर्बाती वायरस मौजूद है। डॉक्टर अटैकनस खौफ से कांपते हुए कहती है कि वो वहां नहीं जा सकती, क्योंकि वो तजर्बाती जानदार अब आजाद हो चुका है और वो कोई आम जानवर नहीं रहा। लेकिन कॉर्पोरेट हेड क्लियर वाइडन उसे धमकी देती है कि अगर वो रिसर्च के नमूने लेकर वापस नहीं आई तो उसे कभी जमीन पर वापस आने नहीं दिया जाएगा। मजबूरन डॉक्टर अटैकनस लेबॉर्ट्री का दरवाजा खोलती है, जहां का मंजर देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। एक आम सा चूहा इस वायरस की वजह से एक बेरहम और दियोकामत बला में तब्दील हो चुका है, जो पूरे स्टेशन को तबाह कर रहा है। किसी तरह डॉक्टर अटैकनस इन 3 वायरस कंस्ट्रों को लेकर स्केप कैप्सूल में बैठने में कामयाब हो जाती है और कैप्सूल जमीन की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन तभी खलाई स्टेशन की खिड़की पर एक हौलनाक धमाका होता है और पूरा स्टेशन सेकंडों में खाकिस्तर हो जाता है। इधर डॉक्टर अटैकनस का कैप्सूल भी जमीन के माहौल में दाखिल होते ही दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता और फजा में ही फट जाता है। वो तीनों खतरनाक वायरस के कंस्ट्रट जलते हुए शिहाब साकिब की तरह जमीन के अलग अलग हिस्सों में जा गिरते हैं और इसी के साथ जमीन पर एक ऐसी तबाही का आगाज होता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब कहानी का रुख बदलता है और हम जमीन पर सान डियागो के एक खूबसूरत वाइल्ड लाइफ पार्क का मंजर देखते हैं, जहां हमारी मुलाकात डिवूस ओकोए से होती है। डिवूस एक साबिक फौजी और अब जानवरों का माहिर है, जिसे इंसानों से ज्यादा जानवरों के साथ वक्त गुजारना पसंद है। वो अपने नए अमले को ट्रेनिंग दे रहा होता है जब एक नया लड़का अफ्रीका और शिकारियों के बारे में झूठी कहानियां सुनाने लगता है। डिवूस उसकी बातों पर मुस्कुराता है और उसे याद दिलाता है कि ये जंगली जानवर हैं, कोई क्लासरूम नहीं, इसलिए यहाँ एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। डिवूस उन्हें गुरीला के गोल के पास ले जाता है, जहाँ पावू नाम का एक नया नौजवान गुरीला बाकियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। अचानक पावू मुश्तइल हो जाता है और उस नए लड़के पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लड़का खौफ के मारे जमीन पर गिर जाता है और चलाने लगता है। तमाम मुलाजमीन बंदूकें तान लेते हैं, लेकिन डिवूस सबको सख्ती से रोकता है और कहता है कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। डिवूस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, अपने हाथ उठाता है और इशारों की जुबान में पावू को पुरसुकून करने की कोशिश करता है। डिवूस की गहरी समझ और सब्र की वजह से पावू का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। लेकिन कहानी में असल मोड़ तब आता जॉर्ज इशारों में ड्यूस का मजाक उड़ाता है, जिससे मालूम होता है कि इन दोनों के दरमियान कितना गहरा और जज्बाती रिश्ता है। जॉर्ज कोई आम जानवर नहीं, वो इंसानी जज्बात को समझता है और ड्यूस के लिए एक फैमिली की तरह है। ड्यूस जॉर्ज को समझाता है कि वो नए आने वाले पावू का ख्याल रखे, क्योंकि शिकारियों ने पावू के पूरे खानदान को मार दिया था और अब वो अकेला है। जॉर्ज ड्यूस की बात समझ जाता है और मोहब्बत से उसका हाथ थाम लेता है। रात का वक्त होता है और वाइल्ड लाइफ पार्क में हर तरफ खामोशी छाई हुई है, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। अचानक पार्क के दूसरे कोने में मौजूद रीछों के बाड़े से एक खौफनाक चीख उभरती है। सुबह जब डिवस पार्क पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज अपने बाड़े में नहीं है, बल्कि वो रीछों के इलाके में घुस गया है। डिवस फौरी तौर पर वहां पहुंचता है तो देखता है कि जॉर्ज एक कोने में खौफ से कांप रहा है और उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर है। जमीन पर एक बहुत बड़ा रीछ मरा हुआ पड़ा है, जिसे जॉर्ज ने बेरहमी से चीर फाड़ डाला है। जॉर्ज, जो कभी किसी पर बिलावजह हमला नहीं करता था, अब शदीद गुस्से और खौफ की हालत में है। डिवस आहिस्ता आहिस्ता जॉर्ज के पास जाता है और इशारों में उससे पूछता है कि क्या हुआ। जॉर्ज इशारों में बताता है कि वो बहुत डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है।
लेकिन सबसे हैरानकुन और खौफनाक बात यह थी कि जॉर्ज का साइज अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो सिर्फ एक रात में आम गुरिल्ला से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सा वहशीपन झलक रहा था। तभी डिव्यूज के बाकी साथी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि जॉर्ज के बाड़े के पास रात को आसमान से कुछ गिरा था। जब डिव्यूज इस जगह जाता है तो उसे वहां एक जला हुआ गड्ढा मिलता है और उसके अंदर एक अजीबोगरीब धाती कंस्ट्रर पड़ा होता है जो अब खाली हो चुका था। डिव्यूज समझ जाता है कि जॉर्ज ने रात को इसी कंस्ट्रर से निकलने वाली किसी चीज को सांस के जरिए अपने अंदर उतारा है, जिसने उसके डीएनए को बदलना शुरू कर दिया है। इधर शिकागो में एनर्जीन कंपनी के हेडक्वार्टर में क्लियर वाइडन और उसका भाई ब्रिट इस बात पर खुश हो रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट रैम्पीज कामयाबी से काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनका वायरस जमीन पर गिरकर एक गुरीला, एक भेड़िए और एक मगरमच्छ पर असरअंदाज हो चुका है। अब जॉर्ज एक ऐसी बिफरी हुई बला बनने जा रहा था जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। डिव्यूज जॉर्ज को बचाने की कोशिश में मसरूफ था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब जॉर्ज उसका प्यारा दोस्त नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बन चुका है, जो किसी भी वक्त पूरे शहर को मलबे का ढेर बना सकता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खतरा हर गुजरते सेकंड के साथ दुगना होता जा रहा है। वाइल्ड लाइफ पार्क का माहौल अब पुरसुकून नहीं रहा, बल्कि वहां खौफ की एक गहरी चादर तनी हुई है। जॉर्ज का साइज अब लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा है और उसके साथ ही उसका गुस्सा और जारहियत भी बेकाबू होती जा रही है। डिव्यूज अपने इस सबसे अजीज दोस्त की हालत देखकर अंदर से टूट चुका है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो जॉर्ज को पार्क के एक इंतहाई महफूज जेरे जमीन करंटीना सेल में मुंतकिल कर देता है ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके और बाहर की दुनिया उसके इस खौफनाक रूप से महफूज रहे। लेकिन जॉर्ज की हड्डियां और अजुलात इस वायरस की वजह से इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि लोहे के मजबूत तरीन डंडे और जालियों से बने पिंजरे भी अब उसके सामने खिलौने नजर आने लगे हैं। इसी असना में पार्क में एक नई एंट्री होती है डॉक्टर कैट कॉल्डवेल की। कैट एक ज़हीन जेनेटिक साइंसदान है जो माजी में इसी एनर्जीन कंपनी के लिए काम कर चुकी है जिसने ये तबाहकुन वायरस बनाया था। वो ड्यूस को बताती है कि जॉर्ज पर जिस चीज ने असर किया है वो कोई आम केमिकल नहीं बल्कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार करदा एक जीनियाती हथियार है जिसे प्रोजेक्ट रैम्पीज का नाम दिया गया है। ये वायरस जानवर के अंदर मौजूद खौफ को खत्म करके उसके गुस्से, ताकत और बढ़ने की सलाहियत को लामहदूद कर देता है। और सबसे हौलनाक बात यह है कि उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर खुद को मुसलसल तब्दील करता रहता है, जिसका मतलब है कि जॉर्ज कभी भी बढ़ना बंद नहीं करेगा। ड्यूस को अब एहसास होता है कि जॉर्ज को बचाने का वक्त तेजी से निकलता जा रहा है, क्योंकि अगर जॉर्ज इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका अपना दिल और जिस्म इसका साथ छोड़ देंगे या फिर हुकूमत इसे एक खतरा समझकर गोली मार देगी। इधर दूसरी तरफ इस तबाही का दायरा सिर्फ सैन डिएगो के इस पार्क तक महदूद नहीं रहा था। वायरस का दूसरा कंस्टर वायोमिंग के घने और बर्फीले जंगलात में गिरा था, जहां हुकूमत ने इस जगह की तहकीकात के लिए एक इंतहाई माहिर और लैस फौजी दस्ता मर्सिनरी टीम भेजा था, जिसकी सरबराही बर्क नामी एक बेरहम कमांडर कर रहा था। जंगल में दाखिल होते ही उनका सामना एक ऐसी हौलनाक हकीकत से होता है जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। उन्हें वहां 40 फुट चौड़े पैरों के निशानात मिलते हैं और पूरा जंगल यूं तबाह नजर आता है जैसे वहां से कोई तूफान गुजरा हो। तभी दरख्तों के पीछे से एक दियोकामत और खौफनाक भेड़िया नमूदार होता है, जिसका साइज एक बड़े ट्रक जितना है और उसकी जल्द पर कांटेदार लकीरें बनी हुई हैं। ये भेड़िया आम भेड़ियों की तरह नहीं, बल्कि उसके अंदर नाकाबिले यकीन रफ्तार और सफाकी है। इससे पहले कि कमांडर बर्क और उसकी टीम कुछ समझ पाती या अपनी जदीद तरीन गुनों से फायर करती, वो भेड़िया बिजली की तेजी से उन पर हमला कर देता है। सेकंडों में वो पूरी लस्टीम उस वहशी बला का नवाला बन जाती है और उनकी चीखें जंगल की फजा में दफन हो जाती हैं। शिकागो के हेडक्वार्टर में बैठी क्लियर वाइडन और उसका भाई ब्रिट उस पूरे लाइव मंजर को अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं। ब्रिक की टीम की मौत पर अफसोस करने के बजाय क्लियर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरती है। वो समझ जाती है कि उनका जीनियाती हथियार तवक्को से कहीं ज्यादा ताकतवर और कामयाब साबित हुआ है। अब वो इस वायरस के नताइज को दुनिया के सामने लाकर उसे अरबों डॉलर में बेचना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसे उन जानवरों को एक जगह जमा करना होगा ताकि वो उनका डेटा इकट्ठा कर सके।
اس مقصد کے لیے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کے سب سے اونچے ٹاور پر ایک فریکوینسی سگنل آن کر دیتی ہے، ایک ایسا سگنل جو صرف ان وائرس زدہ جانوروں کے دماغ میں ایک شدید درد اور غصہ پیدا کرتا ہے اور انہیں مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جیسے ہی وہ سگنل آن ہوتا ہے، سین ڈیاگو کے پارک میں بند جارج اچانک اپنے کان کھڑے کر لیتا ہے۔ اس کے دماغ میں وہ سگنل ایک ہتھوڑے کی طرح بجنے لگتا ہے، جس سے اس کا رہا سہا انسانی شعور بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر ایک پاگل اور بے رحم بلا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔